वे अपनी एक पृथक पृथक पहचान रखते हैं। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड थ्योरी के बारे में परिचर्चा की जाएगी। यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता बेसिकली क्लासिकल थ्योरीज से संबंधित है। क्लासिकल थ्योरीज में यूनिटी ऑफ कमांड को की फीचर्स के रूप में स्वीकार किया गया है। यूनिटी ऑफ कमांड हायरार्की या प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की का एक एसेंशियल पार्ट है। जब पूर्व कक्षा में प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की के बारे में चर्चा की गई तो 3 की फीचर्स आपको बताई गई थी। 3 की फीचर्स एज ए रूल के रूप में, एक नियम के रूप में कि प्रिंसिपल्स ऑफ हायरार्की को ऑपरेट करते हैं। नंबर विज थ्रू प्रॉपर चैनल, पहली विशेषता जो उचित माध्यम के सिद्धांत की थी। दूसरी विशेषता थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, तदनुरूपता के सिद्धांत की विशेषता थी। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता नियम के रूप में थी यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। अब आज हमें इस बात पर परिचर्चा करनी कि व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता क्या है। आइए आदेश की एकता के संदर्भ में अर्थ को सबसे पहले समझते हैं। वास्तव में आदेश की एकता क्या है। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड मीनिंग वन मैन एंड वन बॉस थ्योरी कंसर्न विथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, एक व्यक्ति और एक बॉस, यह है अवधारणा वन मैन एंड दी वन बॉस। ये थ्योरी बेसिकली मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से उदित हुई है। सैन्य प्रशासन में यूनिटी ऑफ कमांड को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे अच्छा क्रियान्वित स्वरूप में देखा जा सकता है, सबसे अच्छे क्रियान्वित स्वरूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिटी ऑफ कमांड 3 टर्म से जुड़ा हुआ है। नंबर 1 इज कंट्रोल, नंबर 2 इज डिसिप्लिन और नंबर 3 इज ओबे, नियंत्रण। इसका मतलब है कि आदेश देने वाले सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट पर कंट्रोल होना चाहिए। देन डिसिप्लिन, जो भी कमांड दी जाती है उस कमांड का निश्चित रूप से अनुपालना होना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। एंड देन जो कमांड दिया गया उसकी सुनिश्चित अनुपालना होगी ही होगी। इसका मतलब है कि आज्ञा का पालन करना ही होगा। इसलिए मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशली रूप से जुड़ा हुआ है और ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से इमर्ज होकर आया। यद्यपि असैन्य संगठनों में अथवा जिसको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है वहां पर कंट्रोल डिसिप्लिन एंड ओबी की यह व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं पाई जाती है। जैसा आप व्यवहारिक जीवन में भी देखते होंगे, मिलिट्री में यदि आप रूल्स को अवोल्यूशन करते हो, वोलेशन ऑफ रूल्स करते हो, नियमों की अवहेलना करते हो तो आपको हर कीमत पर, भले आप सोल्जर से लेकर ऑफिसर्स तक हो, आपको पनिशमेंट का सामना करना ही होगा। इसलिए अन्य संगठनों को वास्तव में मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से लर्न करने की आवश्यकता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का रियल मीनिंग क्या होता है। देन सबॉर्डिनेट शुड बी कमांडेड बाय ओनली एंड ओनली वन पर्सन, कोई भी अधीनस्थ केवल और केवल एक ही उच्चस्थ से आदेश प्राप्त करेगा, एक ही उच्चस्थ से निर्देशित होगा, आदेशित होगा, अन्य से नहीं होगा। इसका मतलब वन सबॉर्डिनेट एंड 2 सुपीरियर नहीं हो सकते। देन फ्यूल्स 14 फॉर्मूलाज ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ हेनरी फ्यूल की परिचर्चा की गई। हेनरी फ्यूल के बारे में पूर्व कक्षाओं में मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज जब पढ़ाई गई थी आपको, हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट के 14 फॉर्मूले बताए। उन 14 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला है जिसको यूनिटी ऑफ कमांड कहा जाता है। हेनरी फ्यूल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1949 में मैनेजमेंट फॉर्मूले की बात कही है। यहाँ से एक फॉर्मूला यूनिटी ऑफ कमांड को स्वीकार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का मतलब केवल और केवल इस बात से जुड़ा हुआ है, एनी सबॉर्डिनेट शुड बी अचीव एंड रिसीव ए कमांड ओनली एंड ओनली बाय ए सुपीरियर, केवल एक और एक सुपीरियर के द्वारा ही वो आदेश प्राप्त करना चाहिए। ये यूनिटी ऑफ कमांड का रियल मीनिंग है। देन द मेजर फीचर्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं, आदेश की एकता के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इट इज बिलोंग टू हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, यह पद सोपानी ढांचे से जुड़ी हुई अवधारणा है। इसका मतलब है कि जहां हायरार्की पदों को असेंडिंग और डीअसेंडिंग ऑर्डर में बांटा जाता है वहीं पर यूनिटी ऑफ कमांड हो सकती है। जहां आपको कल पूर्व कक्षा में मैंने बताया था कि यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक लेयर होती है, पदों को एक स्केलर के रूप में डिवाइड कर दिया जाता है।
नीचे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आधार बड़ा होता है, और ऊपर सुपीरियर्स की नंबर्स कम होता है, इसलिए इसका टॉप छोटा होता है और इसलिए ट्राइंगल के शेप में होता है। हम ऐसा कह सकते हैं ट्राइंगल के दोनों तरफ इस तरफ से सीढ़ियों के रूप में पदों का बंटवारा किया गया है, इस तरफ से भी सीढ़ियों के रूप में पदों का बंटवारा किया गया है। सबऑर्डिनेट देन सुपीरियर, सबऑर्डिनेट देन सुपीरियर, तो हर सबऑर्डिनेट होता है उसके ऊपर सुपीरियर होता है, इसलिए यह है यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पद सोपानी ढांचे से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट फीचर से वन सबऑर्डिनेट एंड वन सुपीरियर, एक ही अधीनस्थ होगा, एक ही उच्चस्थ हो सकता है। ओनली वन एंड वन सबऑर्डिनेट एंड वन सबऑर्डिनेट कमांडेड बाय ओनली वन सुपीरियर, इसका मतलब है एक अधीनस्थ और एक उच्चस्थ। देन ए टीम वर्क एंड बेटर रिलेशनशिप, यूनिटी ऑफ कमांड की ये भी विशेषता है कि लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक जब सबऑर्डिनेट और सुपीरियर कार्य करते हैं तो उनमें बॉन्डिंग हो जाती है, वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनमें इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो जाती है। इसलिए ऐसे अधीनस्थ और उच्चस्थ आपस में मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं, सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव फॉर्मूले पर कार्य करते हैं। देन बेटर रिलेशनशिप, इसलिए उनके बीच अच्छे और प्रगाढ़ संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, उच्चस्थ एज ए सुपीरियर एंड दे सबऑर्डिनेट। डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी, अनुशासन और कुशलता, यूनिटी ऑफ कमांड से जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है वास्तव में डिसिप्लिन होने पर ही यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई किया जा सकता है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड डिसिप्लिन सिखाता है कि एक बॉस ने जो आदेश दिया है वो सभी सबऑर्डिनेट्स को मानना ही होगा, और अगर आप आदेश की अनुपालना करते हो तो जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य में दक्षता अर्जित कर लेते हो, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इसे इफिशियंसी, कुशलता के नाम से जाना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी और प्रोडक्शन ऑफ इफिशियंसी भी इसे कहा जाता है। देन लास्ट फीचर है इट डिसाइड ऑफ अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यूनिटी ऑफ कमांड ये डिसाइड करता है कि आपको जो आदेश देता है क्या वह आदेश देने की शक्ति, अधिसत्ता रखता है, नहीं रखता। इंस्टीट्यूशनल पावर जिसको कहा गया है, मैक्स वेबर ने जो सत्ता का डिवीजन किया गया, तो यहाँ अथॉरिटी बेसिकली लाइन ऑफ अथॉरिटी से जुड़ी हुई भी अवधारणा, इसलिए क्या प्राधिकारी जो आदेश दे रहा है उसके पास आदेश देने की शक्ति है, इसको वो बताता है कि कौन आदेश देगा, किसके पास पावर है। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट अथॉरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी नहीं दी जा सकती। अगर बिना जिम्मेदारी के आपको सत्ता देंगे तो आप डिक्टेटर हो जाओगे और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। सत्ता के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी रहती है ताकि उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको सत्ता दी गई है, जो थ्योरी ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कही गई थी। एंड देन अकाउंटेबिलिटी, अगर किसी प्रकार की मिस्टेक होती है या अच्छा परिणाम मिलता है तो दोनों ही तरफ से आपकी प्रशंसा होगी, और अगर आपने गलत किया, मिस्टेक हो गई, यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हुआ है तो आप जवाबदेह भी होंगे। ये जवाबदेहिता भी सुनिश्चित करती है, जो कि गुड गवर्नेंस की एक बेसिक फीचर्स है। देन नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, बेसिकली फीचर से जुड़ा हुआ यही अवधारणा है कि ये आदेश की एकता के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, गुण क्या हैं, या आदेश की एकता से कौन से लाभ हमें होते हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है अथवा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस संगठन को क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज दैट ए बेटर फॉर्मूला ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन का प्रबंधन करने की जो 14 सूत्र हेनरी फ्यूल ने बताए हैं उनमें से यह एक अच्छा फॉर्मूला या बेटर फॉर्मूला, श्रेष्ठ फॉर्मूला माना गया है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की या हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन की बोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। दूसरा इसलिए फायदा है इस बात का कि मैनेजमेंट करने में हमें आसानी होती है, मैनेजमेंट का संचालन करने में यूनिटी ऑफ कमांड से हमें फायदा होता है। दूसरा लाभ है इसका, इट इज कन्फर्मिटी विद स्केलर सिस्टम एंड हायरार्की, यह लाइन ऑफ अथॉरिटी अथवा स्केलर प्रणाली और पद सोपान से जुड़ा हुआ है। इनसे इतर या इनसे बाहर जाकर या बियॉन्ड द स्केलर सिस्टम एंड हायरार्की सिस्टम यह अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका ये भी फायदा है कि इस सिद्धांत के साथ स्केलर सिस्टम, लाइन ऑफ अथॉरिटी, स्केलर सिस्टम का मतलब होता है कि जो टॉप से लेकर बॉटम तक
लाइन ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की प्राधिकार की रेखा को स्पष्ट करता है। जैसे मैंने ढांचा बताया कि इस तरह से एक लाइन होती है और इस लाइन के अंतर्गत यहाँ टॉप होता है और टॉप से लेकर बॉटम तक बहुत से ऑफिसर्स होते हैं। तो अथॉरिटी जहाँ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेरियस लेवल होते हैं और इस वेरियस लेवल जैसे जैसे लेवल कम होते जाते हैं अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती जाती है। और जैसे जैसे इस रेखा पर ऊपर हम बढ़ते हैं तो अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इंक्रीज होती जाती है। इसलिए इसको चेन चेन कहा गया, जुड़ी हुई कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे कि जानवरों को बांधने वाली चेन होती है, सांकल होती है, जंजीर होती है, ऐसे ही आपस में जुड़ी हुई वन बाई वन, वन बाई वन। देन हायरार्की, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। देन है आइडेंटिफाई ऑपरेशनल फंक्शन, कमांड, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यूनिटी ऑफ कमांड ये बताता है कि हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबॉर्डिनेट। बॉस कौन है, अधीनस्थ कौन है, उच्चस्थ कौन है और अधीनस्थ कौन है। फंक्शन, किसका कार्य है, किसका कार्य नहीं है, कैसा कार्य है। कमांड, कौन किसको आदेश देगा, कौन किसको आदेश देगा, ये तय करता है। एंड ड्यूटीज, उन सब सबॉर्डिनेट इंक्लूडिंग सुपीरियर, उनकी ड्यूटीज क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, इन सब के बारे में यूनिटी ऑफ कमांड डिफाइन करता है। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड मैनेजमेंट का बेस्ट फॉर्मूला माना गया है। देन नेक्स्ट इससे हमें बेनिफिट है, इट इज इंटरप्रेटेड इन टू वेज। ये बेसिकली दो आयामों में परिवर्तित होता है अथवा दो रास्तों से अनुगमन करता है या दो तरीके से ये हमें संगठनों में लागू किया हुआ दिखाई देता है। एक ऐसे संगठन जो समग्र संगठन होते हैं, एक यूनिट के रूप में कार्य करता है, या अपन ऐसा कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं जो बॉडी ऑफ पर्सन्स होते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यालय, किसी मंत्री का कार्यालय, प्रधानमंत्री का सचिवालय या कैबिनेट या मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्रीज होती है प्राइम मिनिस्टर की, उस मिनिस्ट्री के रूप में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो वहाँ एक मुखिया होता है परंतु उसके साथ वो एक बॉडी होती है। जैसे कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं। नंबर 1 सबसे ऊपर होते हैं जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, प्रथम कैटेगरी के मंत्री। नंबर 2 जिनको स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री या राज्य मंत्री कहा जाता है, और नंबर 3 जिनको सब मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। तीनों में अलग अलग सभी मिनिस्टर्स अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। उनका एक मुखिया होता है जिसको कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं, जो बेसिकली या तो प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है अथवा जो वरिष्ठ मंत्री होता है उसको कैबिनेट की अध्यक्षता का दायित्व दिया जाता है। तो वो एक बॉडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ भी यूनिटी ऑफ कमांड लागू होती है कि प्रधानमंत्री का आदेश सब मंत्रियों के लिए, राष्ट्रपति का आदेश उसके पूरे ऑफिस के लिए, पूरी ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो बेसिकली प्रेसिडेंट क्या है, पूरी ब्यूरोक्रेसी या इंडियन ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है, जिसको आप करें अपने ये भी कह सकते हैं कि वह हेड ऑफ द नेशन होता है। प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, परंतु गवर्नमेंट केवल एक पार्ट नहीं है, गवर्नमेंट के बहुत से अंग होते हैं। गवर्नमेंट एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर होता है। गवर्नमेंट मीन्स इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर वाया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर बॉडीज। इट मीन्स बॉडी ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड लागू होता है। दूसरा इंडिविजुअल हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ संगठन ऐसे होते हैं जिनमें बोर्ड्स को शामिल किया जाता है, जिनमें कॉर्पोरेशंस को शामिल किया जाता है, जहाँ एक अध्यक्ष होता है, एक हेड होता है, उसके पास पावर होती है, परंतु वह एक बॉडी ऑफ पर्सन्स नहीं होता, इंडिविजुअल हेड होता है। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और इसका एक मुखिया जिसको प्रेसिडेंट आप कहते हो। दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, जिसमें एक चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, अन्य सदस्य होते हैं। ऐसे संगठन होते हैं वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ भी यूनिटी ऑफ कमांड लागू होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आखिरकार यूनिटी ऑफ कमांड के अवगुण क्या हैं या नुकसान क्या है इसी ऑर्गेनाइजेशन में, या हानि क्या है। नंबर 1, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल। बेसिकली सबसे पहला नुकसान ये कि यह सार्वभौमिक नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड को जैसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किया जाता है, वैसे एसएनए या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में फॉलो किया जाए, ये संभव नहीं है। क्योंकि बेसिकली मिलिट्री
कि जो जाबाज होते हैं, जो जवान होते हैं, वो इस तरह से ट्रेन किए होते हैं कि उनका दिमाग इस तरह से कार्य करता है कि कमांड को फॉलो ही करना होता है। परंतु यहाँ पर आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा नहीं होता विशेषकर, और टीचिंग जो है वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, सिविल वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, इंजीनियर वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, और अदर जो टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ भी ऐसा नहीं होता है। इसलिए यूनिवर्सल नहीं, इसको सब जगह लागू नहीं किया जा सकता है। देन है इट इज़ इम्प्रैक्टिकल, ये अव्यवहारिक है। बेसिकली ये क्लासिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ है, ये ह्यूमन थ्योरी से नहीं जुड़ा हुआ है। और यहाँ रूल्स की बात ज़्यादा कही गई है, यहाँ पर बेसिकली रेगुलेशंस की बात कही गई, रिटन डॉक्यूमेंट्स की बात कही गई है। इसलिए यह है सैद्धांतिक रूप से तो सही है, प्रैक्टिकल रूप से ये बहुत ही मुश्किल है। देन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, टेलर के द्वारा प्रतिपादित अवधारणा की भी संगठन में उपस्थिति होती है। अब प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा के होते हुए यूनिटी ऑफ कमांड के सामने एक चैलेंज उत्पन्न होता है, इसलिए उसको भी इसने इग्नोरेंस किया है और उसकी उपस्थिति इसके डीमेरिट्स को बढ़ावा देती है। तो इसलिए ये नया टॉपिक जिसको आप फंक्शनल फोरमैनशिप कहते हो, आखिर व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप विच इज डिस्क्राइब बाय द टेलर। देन नेक्स्ट टॉपिक टेलर्स फंक्शनल फोरमैनशिप, टेलर की प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप की अवधारणा क्या। टेलर का ये कहना है कि यूनिटी ऑफ कमांड ही लागू नहीं होती। यूनिटी ऑफ कमांड में 2 तरह के फीचर्स होते हैं, या एक सबऑर्डिनेट होता है, वो 2 तरह से निर्देशित होता है, 2 तरह से उसको आदेश दिया। इसका मतलब 1 मैन एंड 2 बॉस, ऐसा हो सकता है। एक आदमी को 2 तरह से आदेश दिया जाता है, 2 के द्वारा आदेश दिया जाता है, 2 सुपीरियर आदेश देते हैं, परंतु यूनिटी ऑफ कमांड नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड के रूल्स का ये वोलेशन है, इसलिए कह रहा है यूनिटी ऑफ कमांड ही लागू हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर टेलर ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मुखिया होता है, उस मुखिया के अधीन यहाँ पर 2 आपको दे, उस मुखिया के अधीन 2 तरह के ऑफिसर्स कार्य करते हैं। एक प्लानिंग ऑफिसर्स या मैनेजर होता है और दूसरा प्रोडक्शंस ऑफिसर होता है। एक योजना बनाने वाला प्राधिकारी होता है, दूसरा उत्पादन के संदर्भ में कार्य करने वाला प्राधिकारी होता है। ये दोनों प्राधिकार 4 प्रकार के सबऑर्डिनेट्स को ऑपरेट करते हैं, मतलब 1 बॉस एंड देन 2 subordinates, then 2 officers and superior, then 4 and 4 subordinate. It means 8 subordinates and 2 officers, then 2 officers and 1 superior. It means 1 superior, then 2 subordinates, then 2 subordinates, then 4 subordinates and 4 subordinates. इसका मतलब है कि एक प्रबंधक के अधीन 2 तरह के अधीनस्थ होते हैं, उन 2 तरह के अधीनस्थों के अधीन 4 तरह के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड को अप्लाई नहीं करता है। यहाँ प्लानिंग मैनेजर और प्रोडक्शन ऑफिसर, प्लानिंग मैनेजर बेसिकली प्लानिंग मैनेजर के नीचे रूट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है, एंड डिसिप्लिनरियन होता है, अनुशासक होता है। इसी तरह से प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे की जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी भी 4 कैटेगरी हैं। स्पीड बॉस होता है, गैंग बॉस होता है, रिपेयर बॉस होता है एंड इंस्पेक्टर होता है, और इनके भी अधीन बहुत से सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का ये प्रतिरोध करता है कि यूनिटी ऑफ कमांड को ही सब जगह लागू किया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड लागू हो ये अपरिहार्य नहीं है, ये टेलर का कहना है। नेक्स्ट एंड दिस सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज यूनिटी ऑफ कमांड एंड चेन ऑफ कमांड। आखिर आदेश की एकता और आदेश की श्रृंखला में क्या अंतर है। आदेश यूनिटी ऑफ बेसिकली बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, परंतु फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर हैं। तो इन अंतरों पर, डिफरेंसेस पर चर्चा करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड एंड चेन ऑफ कमांड। नंबर 1, इट इज मैनेजरियल टेक्निक। बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, जो हेनरी फ्यूर ने 14 फॉर्मूला बताए हैं उनमें से एक फॉर्मूला है यूनिटी ऑफ कमांड। इट इज मैनेजर, ये प्रबंधन की एक तकनीक होती है वाहिल, जबकि इट इज फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। चेन ऑफ कमांड प्राधिकार की एक रेखा को स्पष्ट करती है। ये मैनेजमेंट का फॉर्मूला नहीं है, ये केवल प्राधिकार को स्पष्ट करने वाला एक नियम होता है। देन सेकेंड, इट इज इंडिविजुअल कमांड। यह व्यक्तिगत रूप से, इट मीन्स 1 मैन एंड 1 बॉस पर के रूल्स पर आधारित होता है।
इट इज चेन ऑफ कमांड्स, जबकि ये निर्देशों की आदेशों की श्रृंखला की बात करती है, केवल एक कमांड की बात नहीं करती। इसका मतलब ये सिद्धांत केवल एक कमांड का परिचय नहीं देता है, ये आदेशों का परिचय देता है। देन इट इज बिलोंग टू वन मैन एंड वन बॉस, ये केवल वन मैन एंड वन बॉस से जुड़ी हुई अवधारणा अथवा सिद्धांत है, जबकि इट्स ड्राइवन अंडर द यूनिटी ऑफ कमांड थ्योरी, जबकि चेन ऑफ कमांड आदेशों की जो श्रृंखला होती है वह यूनिटी ऑफ कमांड के सिद्धांत से ही निर्देशित होती है। देन इट इज यूजफुल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड छोटे संगठनों के लिए, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके लिए उपयोगी होती है, जबकि चेन ऑफ कमांड बहुत से डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं यूनिटी ऑफ कमांड और चेन ऑफ कमांड। देन लास्ट टॉपिक, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो दोनों शब्द आपको बेसिकली सामान्य एक जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनके अंतर को भी समझना हमारे लिए यहाँ जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता, जो आपने समझ लिया है। दूसरा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं, दोनों ही फॉर्मूले हैं, वो हेनरी फ्यूल के 14 फॉर्मूलों में से ही हैं। अब आदेश की एकता और निर्देश की एकता में क्या अंतर है, आइए समझते हैं इसे। यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड, बेसिकली यूनिटी ऑफ कमांड बिलोंग टू वन मैन एंड वन बॉस। आदेश की एकता केवल एक और केवल एक वन सुपीरियर एंड वन सबऑर्डिनेट के साथ जुड़ी हुई है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वन प्लान फोर सबऑर्डिनेट्स, जबकि निर्देश की एकता एक डायरेक्शन और बहुत से सबऑर्डिनेट्स होते हैं। इसका मतलब इसका ढांचा इस तरह से नहीं होगा बहुत से हॉरिजॉन्टल, ये फैलता जाएगा। एक कमांड दिया जाता है, एक आदेश, मान लीजिए फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से एक आदेश निकलता है और वो बहुत से उसकी कॉपी बहुत से लोगों को भेजी जाती है। उस डायरेक्शन को अदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करना होगा। ये होता है मैनी सबऑर्डिनेट्स, वन मैन एंड मैनी सबऑर्डिनेट्स, एक आदमी और बहुत से अधीनस्थ। देन सेकंड डिफरेंस इज इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ पर्सनल। आदेश की एकता कर्मचारियों के काम के बारे में बताता है कि उनका प्रकार क्या है, उनके कार्यों से संबंधित अवधारणा, जबकि इट इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के फंक्शन की परिचर्चा की जाती है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में विभाग के कार्य की, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों की बात की जाती है, उनके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है, उसकी अथॉरिटी की बात की जाती है, उसके प्राधिकार की बात की जाती है। एक सुपीरियर और एक बॉस और एक सबऑर्डिनेट के फंक्शंस की बात नहीं की जाती। नेक्स्ट तीसरा अंतर है, इट इज नेसेसरी फॉर द फिक्सिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच सबऑर्डिनेट। यह है इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक जो अधीनस्थ होता है उसकी जिम्मेदारी का निर्धारण किया। यूनिटी ऑफ कमांड इसलिए भी जरूरी है कि प्रत्येक सबऑर्डिनेट, इट मींस अथॉरिटी एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों आपस में जुड़ी हुई थी। सत्ता और उसकी जिम्मेदारी को डिफाइन करता है यूनिटी ऑफ कमांड एट वेरियस लेवल and at each level of organization and each level in the organization it is compulsory for sound organization, जबकि unity of direction एक संगठन के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी के डिसाइड करने के लिए नहीं है, एक ऑर्गेन मतलब एक कमांड ही है, लेकिन ये निर्देशित है बहुत से लोगों के लिए, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनी डिपार्टमेंट्स, मैनी सेक्शंस, मैनी ऑर्गेनाइजेशन। And then last difference is it avoids conflict, confusion and chaos। यह संघर्ष को, भ्रम को और अराजकता को नकारता है। यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष नहीं होगा, वन कमांड फॉर वन सबऑर्डिनेट्स। देन कंफ्यूजन, आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, आपको आशंकित होने की जरूरत नहीं है। क्लियर कट कमांड दिया जाता है और क्लियर कट कमांड किसको दिया गया है ये सबको पता है। यूनिटी ऑफ कमांड ये बताता है सबको कौन आदेश देता है, किसने आदेश दिया है, आदेश किसको दिया गया है और आदेश किसके ऊपर लागू होगा। जबकि इट इज अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जबकि यह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस बात से जुड़ा हुआ है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो, एक कार्य किया उसको रिपीट किया, देन रिपीट किया, देन रिपीट किया, ऐसा नहीं होगा।
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक बार जो प्रयास किसी कार्य के लिए किया गया है, सेम ऐसा ही एफर्ट्स को रीऑर्गेनाइज करने की या री एफर्ट्स करने की, दोबारा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसको सुनिश्चित करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनका अपव्यय या मिसयूज होने से भी रोकता है, क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं होता है यहां पर, इसलिए प्रयास व्यर्थ में प्रयास भी नहीं किए जाएंगे। जो संसाधन है उनका मिसयूज, चाहे वो मानवीय संसाधन हो या नेचुरल संसाधन हो, दोनों का ही मिसयूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से अपना आज का टॉपिक यूनिटी ऑफ कमांड पूरा हो चुका है। और यूनिटी ऑफ कमांड बेसिकली हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई अवधारणा है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड है, और यूनिटी ऑफ कमांड हेनरी फ्यूल के 14 फार्मूलों में से एक फार्मूला है जिसके आदेश की एकता कहा जाता है। आदेश की एकता प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ही सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपरिहार्य होता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यूनिटी ऑफ कमांड समाप्त हुआ। आप सभी को मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।